बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर ज़ूलॉजी ए से चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे। जी, तो हम मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मेटाबॉलिक पाथवे एक बेस्ट एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन का पूरा एक सीरीज़ होती है, जिसमें एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है या मॉलिक्यूल बिल्ड हो रहा है। तो ये जो पाथवे होता है ये 3 मेन स्टेजेस में जाके कंप्लीट होगा। सबसे पहली जो स्टेज आती है उसे आप नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सेकंड, इसके अंदर होती है क्रैब साइकिल्स। थर्ड जो स्टेज होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। सो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ये वो प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेकंड प्रोसेस को कहते हैं क्रैब साइकिल। ये वो साइकिल है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। उसकी जो इंटरनल ऑर्गेनेली होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैट्रिक्स का नाम दिया था। मैट्रिक्स के अंदर क्रैब साइकिल का प्रोसेस हो रहा होता है। थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो ये इसका रोड मैप है जी। आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक होता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और ये पायरुविक एसिड एंटर हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले क्रैब साइकिल हो रहा है, इससे रिजल्ट में एटीपी बनी। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ और इससे भी एटीपी बनी। तो ये तीनों प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इनमें एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें होता क्या है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है। जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, जब ग्लूकोज ने ब्रेक होना होगा, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उन 3 मॉलिक्यूल को आप पायरुविक एसिड का नाम देते हैं। तो उससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। अब ये प्रोसेस की 2 फेज होती हैं, ठीक है। इसकी मेन 2 फेजेस आ जाती हैं और इन 2 फेजेस के अंदर मेन 10 स्टेप होते हैं और 10 एक तरह के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, 2 पायरुविक एसिड के अंदर। लेकिन ये 10 स्टेप से गुजर के जाके पायरुविक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके आइसोमर तब्दील होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा और बनाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये वो 3 स्टेप होते हैं जिसमें एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और एडीपी बनाते हैं। देन ये आगे आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2 फर्दर ब्रांचेस के अंदर। अब जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, सिमिलर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे है 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। देन वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। देन कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। देन कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और देन जाके बनता है पायरुविक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फेज से, इस स्टेप के अंदर NAD पॉजिटिव से एक NADH बन रहा है।
इसी तरह NADH यहाँ पे बनता है, 2 NADH बनते हैं यहाँ पे, 2 ADP इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 ATP बनते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 2 ADP इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 ATP बनते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 ATP की फॉर्मेशन हो रही है, 2 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं। तो इसको आगे हम मज़ीद स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। हाँ जी, स्टेप वाइज इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप ज़रा देखें, पहले स्टेप के अंदर फास्फोराइलेशन है, जिसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो अपने फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसमें जो एंजाइम आ जाता है वो हेक्सोकाइनेसिस है। पहले आपको बताया था कि ये 10 स्टेप के अंदर होगा और 10 एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देखें, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, एक एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है और कन्वर्ट करता है उसको एडीपी के अंदर, मतलब यहाँ से फॉस्फेट जो है वो रिमूव होगी। और कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, हेक्सोकाइनेज। सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन होगी, आइसोमर्स बनेंगे, मतलब ये कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था उसमें हल्का सा मामूली सा चेंज होगा, उसके केमिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में रीअरेंज होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। थर्ड स्टेप में अगेन क्या होती है, फास्फोराइलेशन होगी, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो एंजाइम आ गया है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम आ गया है। ठीक है, साथ में आपने एंजाइम भी याद रखना है। देन स्टेप 4 आ जाता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जिसके पास अभी तक 6 कार्बन कंपाउंड है, दोनों साइड पे क्या अटैच है, फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है, ये दरमियान से टूट जाएगा। दरमियान से टूटेगा, दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे। पहला मॉलिक्यूल होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल बने हैं, दोनों की जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ रहा है, एल्डोलाइसिस, एल्डोलाइसिस एंजाइम आ रहा है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप है जी 5, इसके अंदर भी आइसोमर का प्रोसेस होगा, आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन के दौरान में क्या होता है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, मतलब ये दोनों जो फेजेस हैं ये आपस में क्या करती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं और कन्वर्ट होती हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में किस कन्वर्ट हो जाती हैं। स्टेप 6 के अंदर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो कंपाउंड था वो एक एंजाइम की मदद से, कौन सा एंजाइम, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर ये जाके क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से अब एक स्टेप को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे भी ये प्रोसेस हो रहा है, सिमिलर प्रोसेस हो रहा है। स्टेप 7 के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे दिखाई गई है ना आपको कि 2 ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो बन रहे हैं, इसी तरह दो आपके पास क्या बन रहे हैं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि हम यहाँ पे कंबाइन करके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल जो है, एडीपी का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा एटीपी के अंदर। ठीक है, एटीपी का एक तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रही है, कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक एडीपी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ठीक है, या आप कह सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। या आप देख सकते हैं कि
कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, और यहाँ पे 2 एडीपी के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं एटीपी के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है 8। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इसके पास एस्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको आप फास्फेट एस्टर लिंकेज जो उनके दरमियान में बना था, जो 3 फास्फेट ग्लिसरिक एसिड के दरमियान में, फास्फोग्लिसरेट के दरमियान में एस्टर लिंकेज बना था, वो ब्रेक होगा और वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर या 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, 2PG। आप ये भी सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले बना 3PG, फिर वो कन्वर्ट हुआ 2PG में, और फिर 2PG कन्वर्ट होगा PEP में, फास्फोइनोइल पायरुवेट के अंदर। इनोलेज एंजाइम आएगा जो इसको क्या बना देगा, PEP बना देगा। अब PEP कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है 10, उसके अंदर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। यहाँ पे भी एक एडीपी का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है एटीपी के अंदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके पास अब क्या बनती है, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर जी, पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं उसको, पायरुवेट भी कह सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको वो जो स्टेप हमने डिस्कस किए हैं वो तमाम स्टेप आपको समझ आ जाएंगे। ग्लूकोज फिर आगे देखें कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रैब साइकिल को। ये स्टूडेंट जो दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे है उसे नाम दिया जाता है क्रैब साइकिल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही होता है और ये एक मेजर सोर्स है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, क्रैब साइकिल के अंदर होती है। स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले जो नाम दिया था वो एक सर हैंस एडोल्फ क्रैब्स थे, जिन्होंने 1937 में एक पाथवे बनाया। उस पाथवे को इसने क्रैब साइकिल का नाम दे दिया और एग्ज़ाम के अंदर इस सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी पूछा जाता है। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इस साइकिल में होता क्या है, क्रैब साइकिल के अंदर एक शुगर का मॉलिक्यूल है, वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और आपको पता है कि क्रैब साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है और इसमें पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज से आया है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा और कोएंजाइम ए जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बनता है उसके साथ ही अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये किस में एंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे देखें कि एक इनपुट मिल रही है, एसिटिक एसिड आ रहा है, साथ में वो क्या लेके आएगा, एसिटिक एसिड के साथ पायरुविक एसिड है, एसिटाइल कोएंजाइम है। ये चीज़ें आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद ये आउटपुट क्या दे रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ATP दे रहा है, 3NADPH दे रहा है और FADH दे रहा है। तो डिफरेंट ये आउटपुट्स भी देता है। तो इस पूरे को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज कि पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ और थर्ड में क्या हुआ है। और याद रखिएगा ये जो फेज़ है, जो क्रैब साइकिल है, ये 8 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। तो वो 8 स्टेप कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलके एक NAD को यूटिलाइज करता है, NADH में कन्वर्ट होता है, देन वो इस साइकिल में एंटर हो जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। तो क्रैब साइकिल में आके वो करता क्या है, सबसे पहला जो उसका काम है उसने सिट्रेट को बनाना है। मतलब एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप सिट्रिक एसिड कहते हैं या आप सिट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिट्रेट बना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर जाएगी।
यहाँ से रिमूव हो जाएगी। रिमूव होने के बाद NADH, जो NAD है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को अपने साथ अटैच करेगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप 2 में आइसोमराइजेशन होगी, आइसोसिट्रेट बनेंगे। ठीक है, मतलब एक और इंटरमीडिएट का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे जो सिट्रेट था वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइसोसिट्रेट के अंदर अब बाद में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी तो बनेगा अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 4 एंड 5, उसके अंदर अल्फा कीटोग्लूट्रेट एसिड बन रहा होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही ये आगे कन्वर्ट होगा एक और सक्सेनिक एसिड के अंदर एक और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे उस दौरान ADP का मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा, अपने साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाएगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक और NADPH का मॉलिक्यूल बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर ये अल्फा कीटोग्लिसरेट जो है वो सक्सेनाइल को एंजाइम या सक्सेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से यहाँ पे आपके पास NADH बनता है और ATP की फॉर्मेशन हो जाती है, जो मतलब इसकी कन्वर्जन के दौरान में हुई थी। नेक्स्ट जो है वो 7 स्टेप है, ये सक्सीनेट बन जाता है। सक्सीनेट जो है वो फिर आगे कन्वर्ट होगा, मेलेनिक एसिड के अंदर जाएगा। मेलेनिक एसिड जो है वो फिर ऑक्सालो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखें स्टूडेंट, जो ऑक्सालो एसीटेट होता है, ऑक्सालो एसीटेट इसका प्रीकर्सर है। मतलब ऑक्सालो एसीटेट ने ही आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम और पायरुवेट एसिड के साथ मिलना होता है। फिर वो दोबारा से एक साइकिल में आते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बनता है, फिर एक अल्फा कीटोग्लिसरेट बनता है, फिर सक्सेनिक एसिड बनेगा, देन मैलिक एसिड बनेगा, देन क्या बनता है, एक दोबारा से प्रीकर्सर बनता है जिसको आप ऑक्सलो एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ये इसका अब लास्ट स्टेप चल रहा है जिसके अंदर मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक फाइनल प्रोडक्ट होती है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि एक NADH का मॉलिक्यूल और बनता है। तो ये सारे जो स्टेप हैं यहाँ पे स्टेप वाइज आगे बता दिए गए हैं, उसको आप ज़रा देख लें कि पायरुविक एसिड पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आपको एक NADH बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हाइड्रोजन आयन को अपने साथ लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH के अंदर। और वो एंटर हो गया है किसके अंदर, एक और साइकिल में, मतलब ये साइकिल के अंदर एंटर हो चुका है। जैसे ही साइकिल में एंटर होगा सिट्रेट सिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा और सिट्रेट जो है वो बन जाएगा। सिट्रेट जो है वो एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वहाँ से वो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर, फिर एक्सालोसक्सिनेट के अंदर, फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर, उसके बाद वो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, फिर सक्सिनेट एंड फ्यूमरेट और फिर मेलेट एंड फिर ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट एंजाइम भी नज़र आ रहे हैं और आपने जो मेन प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, यहाँ से याद करनी है जो जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हैं। वाटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे एक GTP का मॉलिक्यूल बनता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है जी, GTP का मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा तो FAD का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। फिर आगे जब वो मेलेट में कन्वर्ट होगा और मेलेट जो है ऑक्सलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे भी आपको एक कन्वर्जन नज़र आ रही है कि NADH जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NAD
प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH के अंदर। तो इस तरह ये आपका साइकिल जो है ये कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट, जो थर्ड फेज़ होती है उसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा कि जब एक माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पोर्शन से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहे होते हैं वो सारे क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो एक चेन के ज़रिए सेल में मतलब एक फ्लो में आते हैं और एक क्या बनाते हैं, ATP का मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली NAD जो है वो कहाँ पे जाएगा, FMN के पास जाएगा। फिर FMN जो है मतलब फ्लेवोप्रोटीन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एक आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो आगे जाता है यूबिक्विनिन के अंदर, जिसको आप Q रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है साइटोक्रोम्स के अंदर। तो इस तरह साइटोक्रोम जो है वो साइटोक्रोम A B C मतलब वहाँ पे डिफरेंट कम्प्लेक्स साइटोक्रोम्स होते हैं, वो मौजूद होंगे। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए फिर कहाँ पे जाते हैं, उसके ATP सिंथेसिस के अंदर, वहाँ पे जाके ATP की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिलीज द एनर्जी योर सेल्स नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर ATP। अब जितनी ज़रूरत सेल को होगी तो उस वक़्त ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ये ATP को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर बिल्ट इनटू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो ड्यूरिंग क्रैब साइकिल्स रिलीज़ हुए थे इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स के अंदर, वो मूव करके इनर मेम्ब्रेन में आ गए और वहाँ से ATP की क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस करते हैं। द चेन फंक्शन एज अ केमिकल machine that uses energy released by the fall of the electrons pump hydrogen ions across the inner mitochondrial membrane। के जो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में मिले, उन्होंने एक मेम्ब्रेन के अंदर आ गए, एक वो मैकेनिज्म की तरह उन्होंने फ्लो किया, स्टेप वाइज वो फ्लो हुए और उसने ATP की क्या कर दी, एक सिंथेसिस कर दी। देन वो ATP जो है वो स्टोर हो जाते हैं। अब ये ATP की सिंथेसिस हुई कैसे है, ये कीमियो ऑस्मोसिस की मदद से होती है, ये ATP सिंथेसिस एंजाइम की मदद से होती है। ये चीज़ें हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पे आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। NADH से इलेक्ट्रॉन जो थे वो निकल के वो कहाँ पे आ गए, एक चेन के अंदर आ गए, और चेन में आपको क्या चीज़ मिली, यहाँ पे आपको मिलती है FMN। FMN जो है ये क्या चीज़ है, ये फ्लेवोप्रोटीन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इसे आप बुक में देख सकते हैं, फ्लेवोप्रोटीन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पास करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS के अंदर। वहाँ पे ये तब थोड़े से अपने आप को सल्फ़र और आयरन के साथ ये स्ट्रॉन्गली अपना बॉन्ड बनाते हैं। जब इनका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे जो FMN है वो ऑक्सीडाइज हो गई है, दोबारा से रिटर्न हो जाएगी। तो जो FeS है, आयरन सल्फ़र प्रोटीन, वो आगे जाएगी किसके पास, यूबिक्विनिन के पास, और वहाँ से पास होगी, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी, वहाँ से वो साइटोक्रोम्स के अंदर जाती है। साइटोक्रोम जो है यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होते हैं, हीम ग्रुप जो आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट साइटोक्रोम से मूव करते जाते हैं। जैसे ही वो साइटोक्रोम से मूव करेंगे यहाँ पे ATP की सिंथेसिस भी हो रही होगी, और आप देख सकते हैं कि जो हीम ग्रुप हैं ये डिफरेंट साइटोक्रोम्स आ जाते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, C और A3, तो डिफरेंट होते हैं। इसको यहाँ पे वाटर की भी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग, मतलब जैसे ही वाटर इसको मिलता रहता है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। So two molecules of ATP produced during this transfer of electron through the cytochrome। जैसे साइटोक्रोम में से मॉलिक्यूल गुजरेंगे तो ATP की क्या होती है, फॉर्मेशन होती रहती है। सेकंड इसके अंदर FADH2 भी आ जाते हैं।
DH2 ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो क्या बना रहे होते हैं, एनर्जी बना रहे होते हैं, ATP बना रहे होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और ये भी क्रैब साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए हैं, ATP सिंथेसिस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे ADP के साथ ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो मिलता है और क्या बनाता है, एक ATP की फॉर्मेशन कर रहा है, ATP का मॉलिक्यूल बना रहा है। इस तरह से ATP के सिंथेसिस हो जाती है। तो ये सारे जो सोर्सेस थे, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आए कहाँ से हैं, ज़रा देखें कि फूड आपने इनटेक की किस फॉर्म में थी, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में थी, वो फैट की फॉर्म में थी, वो प्रोटीन की फॉर्म में थी, उससे शुगर्स बने, उससे फैटी एसिड्स बने, उससे अमाइनो एसिड बने, उससे ग्लिसरेट बने, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से एसिटाइल कोएंजाइम बने, वो क्रैब साइकिल के अंदर एंटर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चले। इस सारे प्रोसेस में आपने क्या हासिल किया, ATP हासिल किया। आपको ग्लूकोज से 2 ATP मिलते हैं, 4 ATP बने, 2 यूज़ हो गए, 2 आपने रख लिए। तो क्रैब साइकिल से आपको 2 ATP मिलते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP मिलते हैं। तो टोटल मिला के जो आपके पास ATP की फॉर्मेशन होती है वो 36 ATP होते हैं। गेन की बात, टोटल तो आपके पास 38 बने, लेकिन जो गेन ATP होते हैं वो 36 होते हैं। तो आपने इस लेक्चर के अंदर ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया है डिटेल में, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। देन आपने डिस्कस किया है कि ये पायरुविक एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलता है, मिलने के बाद ये एंटर हो जाता है क्रैब साइकिल के अंदर। क्रैब साइकिल में भी आपको 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फिर जो कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाते, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होंगे। वहाँ पे मज़ीद ATP की सिंथेसिस होगी और वो ATP जो हैं वो फिर कहाँ पे जाएंगे, एक स्टोरेज कंपाउंड के अंदर, मतलब स्टोर हो जाएंगे। और जब बॉडी को ज़रूरत होती रहेगी तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यही आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर काफ़ी लेंथी बन गया है, लेकिन इसे अच्छे से सुनिएगा और याद कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।